तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एट होम में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह बाल अपराध, उसके कारण और उसके प्रकार। तो आज के इस विषय में हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर बाल अपराध है क्या, उसके कारण क्या है ना, उसके प्रकार क्या हैं और उसके निदान के उपाय क्या हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई सवाल हों या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए से अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें बाल अपराध का अर्थ, तो साथियों बाल अपराध का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बाल अपराध का अर्थ बताएं तो एक निश्चित आयु के बालक द्वारा समाज में निषिद्ध अथवा कानून विरोधी कार्य करना ही बाल अपराध कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम बाल अपराध की बात करें तो ऐसा कार्य जो समाज की दृष्टि से भी निषिद्ध हो और कानून की दृष्टि से भी निषिद्ध हो, और ऐसे कार्य को एक बालक द्वारा जब कार्य किया जाता है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी समाज के द्वारा निषिद्ध कार्य और कानून के द्वारा निषिद्ध कार्य अगर किसी भी बालक या बालिका के द्वारा किया जाता है और अगर उसकी उम्र 8 से 18 के अंदर है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। बाल अपराध दो शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। यानी बाल अपराध जो शब्द है वो दो शब्दों के संयोग से बना है। पहला क्या है, बालक, और दूसरा क्या है, अपराध। बालक का यहाँ पे अगर बाल का अर्थ देखें तो यहाँ पे किशोर या जिस बालक या बालिका की उम्र 8 से 18 वर्ष की उम्र के बीच है तो वह बाल कहलाएगा। और अपराध का यानी उसके द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य और कानून विरोधी कार्य ही अपराध कहलाएगा। इस प्रकार बाल अपराध को शाब्दिक अर्थ हुआ किशोर द्वारा किया गया अपराध, है ना, वह बाल अपराध कहलाएगा। अब हम बात करें भारत में सन 1960 हुआ, 1986 में एक बाल अधिनियम पारित किया गया। यानी भारत सरकार के द्वारा 1960 और 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम के अनुसार यानी 16 वर्ष की आयु के लड़के और 18 वर्ष की आयु की लड़की को बालक माना गया। यानी इस नियम के अनुसार अगर कहा जाए तो यह इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि 16 वर्ष की आयु के लड़के और 18 वर्ष की आयु की लड़की यदि इस उम्र में कम है तो वह बालक या बालिका की श्रेणी में आएगी। फिर साथियों अगर हम बात करें परिभाषाओं की तो यहाँ पे मैं दो परिभाषाएं आपको जो महत्वपूर्ण है वो मैं परिभाषाएं आपको बताऊंगा। जो पहली परिभाषा साथियों कि माउरर महोदय के अनुसार, एक माउरर महोदय हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा या अपनी तर्क दिए हैं कि बाल अपराधी वह व्यक्ति है, यानी बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर के इरादे के साथ तथा समझते हुए उसे समाज की रूढ़ियों की अपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है। ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को बाल अपराध कहा जाएगा। अब हम इसकी अगर अर्थ निकालें तो माउरर महोदय का कहना है कि बाल अपराधी वह व्यक्ति है, यानी बाल अपराधी वह व्यक्ति है जो जानबूझकर के इरादे से तथा यह समझते हुए कि इस कार्य को अगर हम करेंगे तो यह समाज के विरोध में है, कानून के विरोध में है। बालक यह जानता है कि अगर कोई कार्य समाज या कानून के विरोध में है और जानबूझकर उस कार्य को अगर वह करता है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। हाँ, इसके लिए आवश्यक है कि उसकी उम्र 18 से कम होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लें एक बालक है, उसके द्वारा अगर चोरी की जाती है तो वो ये तो जानता है कि भाई चोरी करना बुरा है, और वो उसे ये भी पता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो हमें समाज और कानून के द्वारा दंडित किया जाएगा। फिर भी उस बालक के द्वारा चोरी की जाती है जो बाल अपराध की श्रेणी में आएगा, है ना। फिर अगर हम देखें चेतना महोदय के अनुसार तो बाल अपराध के अंतर्गत उस तरुण व्यक्ति
व्यक्ति को गलत कार्य आते हैं जो संबंधित स्थान के कानून जो उस समय लागू हो द्वारा निर्दिष्ट आयु के सीमा के अंतर्गत आता है। यानी चेतना महोदय के अनुसार क्या कहना है कि बाल अपराध के अंतर्गत उस व्यक्ति को लाया जाता है जो कि संबंधित स्थान के कानून, अगर वह किसी स्थान पर है और उस स्थान पर जो कानून लागू होता है उस कानून के अंतर्गत अगर उस समय वह आता है तो और ये उक्त निर्दिष्ट कार्य करता है, यानी इस प्रकार के कार्य करता है, आपराधिक कार्य करता है, तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर इसके बाद देखिए साथियों, जो एक अगला टॉपिक है कि अमेरिका की राष्ट्रीय परिवीक्षा समिति यानी नेशनल प्रोहिबिशन एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो एक समिति है जो बाल अपराध को रोकने के संबंधित कार्यों का निष्पादन करती है, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो उसने बाल अपराध को किस रूप में परिभाषित किया है, इसको हम जानेंगे। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है कि किसी प्रांत अथवा इसके क्षेत्र के कानून अथवा मान्यता का उल्लंघन किया हो। यानी बाल अपराध की श्रेणी में ऐसा बालक या व्यक्ति आएगा जो उस प्रांत अथवा उससे संबंधित आधिकारिक क्षेत्र के कानून अथवा मान्यता प्राप्त उल्लंघन किया, यानी मान्यता प्राप्त कोई भी कानून या नियम है ना, और जो उस क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा, अगर उसका कोई बालक या व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर क्या है, जो सुधार से परे, सुधार से परे का मतलब क्या होता है कि ऐसा बालक जो सुधारा ना जा सके, उसको सुधारने का प्रयास तो किया जाता है फिर भी, यानी उद्दंड बालक, यानी जैसे कुछ बालक इस तरह होते हैं कि उनको कितना भी समझाया जाए, है ना, कितना भी मनाया जाए, बुलाया जाए, फिर भी वो समझने का प्रयास नहीं करते और उद्दंड हों, यानी वह लड़ाई झगड़ालू हों, है ना, गलत प्रवृत्ति वाले हों और अपने माता पिता, संरक्षक अथवा कानून अधिकारियों के नियंत्रण से परे हों। यानी ऐसे बालक जो अपने माता पिता से परे हों, परे का मतलब ये होता है कि उनके नियंत्रण से बाहर हों, है ना। संरक्षक यानी उनकी बात ना मानते हो, सही बुरा अगर वो समझाते हैं तो उसको ना मानते हो, हैं यह ना। और कानून अधिकारी यानी पुलिस और जो भी कानून के संरक्षक अधिकारी हैं उनसे भी परे, यानी उनके नियंत्रण से भी वो बाहर, ऐसे बालक को जो है तो बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। फिर क्या है, तीसरा पॉइंट है, जैसे स्कूल से अनुपस्थित रहने की आदत पड़ गई हो। क्योंकि बाल अपराध या आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति वही हो सकता है जो शिक्षा के अभाव में हो। तो कुछ बालक ऐसे होते हैं जो विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहते हैं, यानी विद्यालय में लगातार पढ़ाई करने में ध्यान नहीं देते, स्कूल से भागते हैं, स्कूल में नहीं रहते, स्कूल से बाहर रहते हैं ना, कई सारी गलत संगतियाँ, गलत प्रवृत्ति, नशे आदि, है ना, गलत संगति आदि में पड़े रहते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं वो भविष्य में चलकर किसी न किसी अपराध में फिर वो समाहित हो जाते हैं, जिससे समाज में भी नुकसान होता है और कानून का भी उल्लंघन होता है। इसके बाद देखेंगे कि जो इस प्रकार व्यवहार करता हो जिससे वह जानबूझकर अपनी या अन्य व्यक्ति को नैतिकता अथवा स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। तो बाल अपराध की श्रेणी में ऐसे बालक भी आ जाएंगे जो जानबूझकर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, चोट पहुंचा रहे हैं, उसका अहित कर रहे हैं और क्या करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे दूसरे का नुकसान हो। यानी कुछ व्यक्ति की इस तरह के होते हैं, मान लीजिए किसी को नुकसान, अगर जानबूझकर गाली देते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, उनकी चुगली करते हैं ना, तो उनको किसी आपराधिक कृत्य में फंसाते हैं, तो इस तरह के बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे साथियों कि बाल अपराध में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे बीमारी की लक्षण होते हैं, जैसे बुखार आई है ना, तो शरीर गर्म होगा, पेट दर्द कर रहा तो कुछ लक्षण होंगे। तो इसी तरह बाल अपराध के भी लक्षण हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं। तो जिसमें हम देख सकते हैं पहला लक्षण क्या है कि राज्य द्वारा निश्चित आयु से कम आयु के व्यक्ति, यानी बाल अपराध की श्रेणी में ऐसा व्यक्ति आएगा जो राज्य द्वारा निर्धारित निश्चित आयु से कम है। यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कुछ आयु निर्धारित की गई है जो बालक या बालिका की आयु को निर्धारित करती है। जैसे 8 से 18 वर्ष की उम्र की जो बालिका है वह बालिका बाल श्रेणी में आएगी और
8 से 16 वर्ष का जो बालक है वह बालक की श्रेणी में आएगा। तो ऐसे बालक के द्वारा अगर कोई आपराधिक कार्य किया जाता है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा क्या है, व्यवहार की गंभीरता, यानी कुछ बालक या बालिकाएं इस तरह होती हैं जो व्यवहार को गंभीर लेती हैं, यानी वह ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, जिसके कारण वह आपराधिक कृत्यों में शामिल हो जाती हैं। फिर क्या, कानून का उल्लंघन, यानी कुछ बालक या बालिकाएं इस तरह होती हैं जो कानूनों का उल्लंघन करती हैं। उन्हें ये पता तो है कि अगर मैं ये कार्य करूँगी तो है ना मुझे किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है, चाहे वह शारीरिक हो मानसिक हो, फिर भी जानबूझकर अगर कोई कृत्य करती है तो वह बाल अपराध की श्रेणी में आएगा। फिर क्या, अनैतिक एवं अशोभनीय व्यवहार, यानी कुछ बालकों के द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो समाज और कानून के लिए अनैतिक हैं और समाज के लिए भी अशोभनीय है। यानी मान लीजिए चोरी करता, किसी का डांका डालता है ना, झूठ बोलता है, किसी के पैसे छीनता, तो ये क्या है, ये समाज विरोधी कार्य है। इससे क्या होता है, समाज की छवि भी बिगड़ती और व्यक्ति की भी समाज में छवि बिगड़ती है। तो ऐसे कार्य क्या हैं, बाल अपराध की श्रेणी में आएंगे। फिर क्या, जानबूझकर अनैतिक एवं बुरे व्यक्तियों से संपर्क करना, तो कुछ बालक इस तरह होते हैं जो जानबूझकर गलत संगति में जाते हैं, गलत लोगों की संगति करते हैं, उनसे मित्रता करते हैं और उनके साथ कई सारे आपराधिक कृत्यों में शामिल होते हैं। तो ऐसे बालक क्या हो जाएंगे, वो बाल अपराध की श्रेणी में आएंगे। फिर क्या है, रात्रि को बिना उद्देश्य घूमना, यानी कुछ बालक इस तरह होते हैं जो रात को बिना बताए यानी 11-12 बजे रात को यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, एक आपराधिक कृत्य की प्रवृत्ति जागृत होती है। जैसे हमारे यहाँ रात को 12-12 बजे तक लोग बाग यहाँ बैठे रहते हैं ना, यहाँ वहाँ ये वो करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, समाज में एक गलत मैसेज जाता है। फिर क्या, स्कूल से भागने की आदत, क्योंकि शिक्षा के अभाव में व्यक्ति क्या होता है, वो असभ्य हो जाता है, उसकी समझ की शक्ति जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वह कम हो जाती है, जिसके कारण वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाता और वह आपराधिक कृत्यों में जुड़ जाता है। फिर क्या, सार्वजनिक स्थान पर गंदी अशुभ निम्न स्तर की आदतें या आदतन का प्रयोग करना, यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक, जैसे बाजार हो गया, बड़े बड़े जो स्थान हो गए, सार्वजनिक पार्क है ना, सार्वजनिक स्थल, वहाँ पे कुछ अशोभनीय कार्य करते हैं, असभ्य बातें करते हैं, जिसके कारण लोगों को भी कई सारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनको उचित व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है, जो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद देखिए, अगर हम साथियों अपराधों में अंतर, तो एक बाल अपराध में और एक सामान्य अपराध में क्या अंतर है, इस अंतर को हम इस जो डायग्राम बना है ना, इस पैराग्राफ में हम बाल अपराध में अंतर और सामान्य अपराध में अंतर को समझेंगे। तो अंतर क्रमांक जो नंबर 1 है, यानी आयु, तो बाल अपराध की आयु क्या है और सामान्य अपराध की आयु क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साथियों, जो बाल अपराध की आयु है, तो बाल अपराध हमेशा अल्पवयस्क बालक या किशोरों द्वारा किया जाता है। तो बाल अपराध किन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यानी ऐसे बालक जो अल्प वयस्क हैं, यानी वयस्क नहीं हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और किशोर हैं, उनके द्वारा किया जाता है। किस आयु तक के अपराधी को बाल अपराधी माना जाएगा, इसका निर्धारण राज्य करती है। यानी किस उम्र तक एक बालक को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है कि इस स्तर तक के व्यक्ति को हम बाल अपराध की श्रेणी में रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें यानी साधारण अपराध की, तो साधारण अपराध किसी भी आयु के व्यक्ति द्वारा किया जाता है। सामान्यतः साधारण व्यक्ति अपराधी कानून तोड़ने वाला प्रौढ़ व्यक्ति भी हो सकता है। यानी सामान्य अपराध में हम उस व्यक्ति को रख सकते हैं, इसकी कोई निश्चित उम्र नहीं है। यानी अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो वह सामान्य अपराध की श्रेणी में आएगा और उसके लिए उचित दंड की व्यवस्था भी की जाती है। फिर जो हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या उद्देश्य, यानी बाल अपराधी किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर अपराध नहीं करता, ये लाभ हानि नहीं सोचते। यानी जो बाल अपराधी होता है वह
एक निश्चित या उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि मैं इस उद्देश्य से अपराध करूंगा और मैं इस लाभ से अपराध करूंगा। वह अनजाने में अपराध करता है, उसे सही या गलत का फैसला नहीं होता, यानी जानकारी नहीं होती कि अगर मैं इस कृत्य को करूंगा तो इसके मुझे दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। लेकिन साधारण अपराध में एक व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि मैं इस कार्य की सफलता के लिए यह कार्य करूंगा और मैं अगर यह कार्य करूंगा तो मुझे इस चीज़ की या इस वस्तु की लाभ होगी या हानि होगी। इस सोच विचार और एक उद्देश्य निर्धारित करके एक सामान्य व्यक्ति द्वारा जो है तो अपराध कार्य किए जाते हैं। फिर क्या है अभिप्राय, तो प्रायः बालकों द्वारा अनजाने में किए गए सामान्य अपराधों को बाल अपराध कहा जाता है। इनमें क्या हो सकता है, झूठ बोलना, जेब काटना, मारपीट करना, अश्लील हरकतें करना शामिल हो सकता है। इनकी छानबीन और घर धरपकड़ आसान होती है। तो बालक में क्या होता है कि बालकों द्वारा क्या किया जाता है, वो जानबूझकर या अनजाने में, जैसे इन जो बाल अपराध की जो श्रेणियाँ, जैसे झूठ बोलना, कुछ बालक ऐसे झूठ बोलते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, अश्लील हरकतें करना, जेब कतरी करना, तो ये सब क्या है, ये बाल अपराध। इनकी जो धरपकड़ होती है वह पुलिस के द्वारा आसानी से की जा सकती है। फिर वहीं अगर हम वयस्कों की बात करें तो वयस्कों द्वारा जानबूझकर किए जाने वाला अपराध साधारण अपराध की श्रेणी में आता है। वयस्क अपराधियों को पकड़ना सरल कार्य नहीं होता है। यानी जो वयस्क द्वारा होता है तो उनके द्वारा जानबूझकर ये अपराध किए जाते हैं और इस अपराध को वह बड़ी ही समझदारी और बड़ी ही चतुरता से करते हैं, जिसके कारण उनको पकड़ना भी पुलिस या किस अधिकारियों के लिए या शासन प्रशासन के लिए एक कड़ी चुनौती हो जाती है। फिर चौथा हमारा क्या है, कार्य पद्धति। तो बाल अपराध के लिए किसी गिरोह या संगठन की आवश्यकता नहीं होती। यानी बाल अपराध जो होता है, जो इसकी कार्य पद्धति है, इसके लिए किसी संगठन या सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बालकों द्वारा अनजान में यह कार्य किया जाता है। फिर अगर हम बात करें सामान्य अपराध की, तो इसमें अपराधियों के गिरोह संगठित होते हैं। गिरोह के सदस्यों का काम व हिंसा पूर्व निर्धारित होता है। यानी ये इसमें जो कार्य पद्धति होती है, बाल अपराधों के द्वारा कोई संगठन या गिरोह नहीं बनाया जाता, लेकिन इसमें जो सामान्य अपराध होता है तो इसमें गिरोह या संगठन की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर वह एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपराध की श्रेणी को वो प्रभावित करते हैं। फिर हम बात करें प्रभाव क्षेत्र की, तो बाल अपराधियों का प्रभाव क्षेत्र सीमित होता है तथा ये सामान्यतः पारिवारिक विघटन के प्रतीक होते हैं। तो जो बाल अपराधी होते हैं इनका एक प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, निश्चित होता है। यानी अगर वो चोरी करते हैं तो एक ही स्थान पर करते हैं, झूठ बोलते हैं, जेब कतरी करते हैं तो एक ही स्थान पर करते हैं, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ है, कुछ पारिवारिक विघटन के कारण इस तरह के कुकृत्य करते हैं। वहीं अगर हम वयस्क अपराधियों की बात करें तो इनका प्रभाव क्षेत्र व्यापक होता है, इन्हें सामाजिक विघटन का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कई बार आतंकी हमले होते रहते हैं, है ना, पूर्वी भारत में नक्सली हमले होते हैं, अपने छत्तीसगढ़ में भी नक्सली कुछ इस तरह के कृत्य होते हैं। तो इसका एक क्षेत्र क्या पड़ता है, इसका जो प्रभाव पड़ता है वह एक व्यापक स्तर पर पड़ता है। तो इस तरह के कार्य जो हैं तो वह वयस्कों द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बाल अपराध के कारण क्या हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम खाना खाते हैं तो हमें भी भूख लगने का कारण होता है, पानी पीते हैं तो प्यास लगने का कारण होता है। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपराध नहीं करता, तो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण व्यक्ति को इस तरह के कार्य करने के लिए जो है तो मजबूर होना पड़ता। तो पहला हम यहाँ पे एक एक करके कारण को समझेंगे। तो पहला कारण क्या हो सकता है कि बाल अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है। यह तो समाज के लिए समस्या है, प्रत्येक समाज में इसके कारण ढूंढने का प्रयास किया जाता है। बाल अपराधी किसी एक विशिष्ट कारण की देन नहीं है, इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। सामान्य रूप से बाल अपराध के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, है ना। तो ये मुख्य कारण हो सकते हैं निम्नलिखित। पहला क्या है कि बाल अपराध के पारिवारिक कारण। तो अगर हम बात करें बाल अपराध के जो पारिवारिक कारण क्या हो सकते हैं, जैसे बाल अपराध के लिए परिवार संबंधी कारणों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। परिवार में बच्चे की प्रथम पाठशाला है, यानी परिवार जो है तो बच्चे की प्रथम पाठशाला है।
क्योंकि बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने अथवा उसे बिगाड़ने में पारिवारिक परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जब परिवार के बच्चे को सामाजिक मानसिक सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो जाता है तो बच्चा स्वयं को अपेक्षित महसूस करने लगता है और वह बाल अपराधी के बन जाता है। तो एक परिवार किस तरह की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जो परिवार होता है वह बालक की एक प्राथमिक पाठशाला होता है और बालक के जो नैतिक आचरणों का उसके भविष्य का निर्धारण भी परिवार के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण परिवार के द्वारा एक बालक की उपेक्षा की जाती है, यानी अवहेलना की जाती है, उसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती, जिसके कारण वह अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है और बाल अपराध की श्रेणियों में जैसे संगीन अपराधों में वह शामिल हो जाता है। दूसरा क्या है, परिवार का आर्थिक स्तर। तो परिवार की आर्थिक स्तर नीचा होने तथा अत्यधिक निर्धनता के फलस्वरूप बालक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गैर सामाजिक या गैर कानूनी कार्यों में की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण परिवार की निर्धनता बाल अपराध का अनिवार्य कारण नहीं है तथा इसकी बाल अपराधों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी परिवार की आर्थिक, सीधी सी बात है कि जब एक बालक की जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं अगर उनकी पूर्ति परिवार के द्वारा की जाती है और समय सीमा में की जाती है तो एक ये मानना होगा कि जो है तो बालक इस तरह के गंभीर अपराधों में संलग्न नहीं होगा। अगर किसी भी बालक की अगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वह जानबूझकर अपराध या गैर अपराध जैसे कार्यों में संलग्न हो जाता है, जो एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। फिर क्या, दोषपूर्ण अनुशासन। यदि परिवार के बच्चे पर नियंत्रण ठीक नहीं है तो वह भी अपराधी की प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो जाता है। परिवार पर संतुलित, बच्चे पर संतुलित व अनवरत अनुशासन उसे अच्छा नागरिक बनाता है। जब वे दोषपूर्ण अनुशासन से उसे बिगाड़ देता है तो परिवार में बच्चे के साथ अत्यधिक स्नेह व अत्यधिक तिरस्कार या पक्षपात व्यवहार उन्हें बाल अपराधी की ओर अग्रसर करता है। यानी दोषपूर्ण अनुशासन, अगर हम बात करें दोषपूर्ण अनुशासन के हिसाब से अगर हम यह कह सकते हैं कि जब बालक में किसी भी परिवार में बालक की इच्छाओं की उपेक्षा है ना, उसके व्यवहार के उपेक्षा, यानी उससे जो है स्नेह व प्रेम की कमी। जैसे मान लीजिए एक परिवार में दो बालक हैं तो एक बालक को क्या कि माता पिता के द्वारा ज़्यादा प्रेम दिया जाता है और एक को कम दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है, बालक में उपेक्षा की भावना जागृत होता है तो वह क्या करता है कि फिर बाल अपराध जैसे संगीन अपराधों में वह संलग्न हो जाता है, जिसके कारण समाज में कई बुराइयां फैलती हैं। तो ये दोषपूर्ण अनुशासन भी हो सकता है ना, उसको अच्छा अनुशासन ना मिलना, दोषपूर्ण अनुशासन मिलना और वह जो है तो बाल अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाता है। फिर चौथा क्या है, घर का दूषित वातावरण। तो घर का दूषित वातावरण बच्चे को अपराधी की दुनिया में धकेलने में सर्वाधिक उत्तरदायी है। अपराध प्रवृत्ति का पिता, व्यभिचारी माँ तथा अनैतिक कार्यों में संलग्न भाई बहन बच्चे को बाल अपराधी बना देते हैं। तो घर का दूषित वातावरण कैसा हो सकता है, यानी अगर किसी बालक के परिवार के जो माता पिता हैं वो भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, भाई बहन वो भी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, व्यभिचार हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तो उसका जैसा परिवार होता है उसका आवरण भी बालक के अंदर वैसा ही प्रभावित करता है, तो जिसके कारण बालक अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। फिर क्या, सौतेले माता पिता। अक्सर हम देखते हैं जो सौतेले माता पिता होते हैं वह बालकों से दुर्व्यवहार पूर्ण बर्ताव करते हैं, है ना। यानी अगर माता सौतेली है तो वह उसे अपना बालक नहीं मानती, उसके साथ लड़ाई झगड़ा, उसे प्रताड़ित मानसिक है ना शारीरिक प्रताड़ित करती है। पिता भी ऐसा होता है, तो जिसके कारण बालक के अपने आप को हीन समझते हैं और असहाय समझते हैं, जिसके कारण वह फिर इस तरह के गंभीर अपराधों में भी शामिल हो सकते हैं। फिर क्या है, परिवार का बृहत आकार। यानी अगर हम बात करें जो परिवार का बृहत आकार, यानी परिवार बड़ा है, परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं, है ना, तो क्या करते हैं सभी की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण वह इस तरह के कई कुकृत्यों में शामिल हो जाते हैं। फिर क्या, अशांत परिवार। यानी ऐसा परिवार जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा होती रहती हो, है ना, वाद विवाद होता रहता हो, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हो,
तो इसका प्रभाव भी बालक के मानसिक पर पड़ता है, जिसके कारण वह इस तरह की प्रवृत्ति में शामिल हो जाता है। तो कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ बाल अपराध के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, है ना। व्यक्तिगत कारणों में क्या हो सकता है, पहला क्या है, शारीरिक असमानता। तो शारीरिक असमानता कैसे हो सकती है कि यदि बच्चा शरीर से अस्वस्थ है अथवा उसमें शारीरिक असमानताएं पाई जाती है, तो ऐसे बालक शारीरिक दृष्टि से स्वयं को दुर्बलता अनुभव करते हैं, स्कूल में कार्य ठीक नहीं कर पाते और हीनता की भावना का शिकार होकर बाल अपराधी बन जाते हैं। यानी ऐसा बालक है जो बेचारा क्या शरीर से अपंग है, यानी शरीर से दुर्बलता, किसी अस्वस्थ है, शारीरिक विकास से प्रभावित है, तो वह क्या करेगा, वह स्कूल कार्य या गृह कार्य में भी असफल हो जाएगा और वह कार्य नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वह मजबूरी में बाल अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाता है। फिर शारीरिक दोष, यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनमें कुछ शारीरिक दोष होते हैं, है ना। विकृति, हीनता की भावना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। लंगड़े, लूले, हकलाने वाले ऐसे बालक ही अन्य शारीरिक दोषों वाले बच्चों में हीनता की भावना ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती हैं जो बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। तो शारीरिक दोष क्या हो सकता है, यानी कुछ बालक ऐसे जो बौने हैं, बोलने में हकलाते हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, तो वो क्या करते हैं, समाज उसको एक कुदृष्टि की ओर से के नज़रिए से देखता है, यानी उनको सहयोग और प्रेम की भावना, सद्भाव की भावना नहीं रखते, बल्कि उन्हें धुतकारते हैं, तिरस्कार करते हैं, जिसके कारण वह उनसे क्या है, द्वेष की भावना लेकर वो बाल अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता रहता है समाज में, हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है। फिर क्या है, लंबी बीमारी, यदि कोई बालक लंबे समय से बीमार है और उसकी देखभाल नहीं हो रही, उसकी दवा दारू नहीं हो रही, तो वह भी मजबूरी में क्या आता है, फिर वह बाल अपराध की श्रेणी में शामिल हो जाता है। फिर क्या है, बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण। तो यहाँ पे बात करें, मनोवैज्ञानिक कारण व्यक्तिगत कारणों से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। यदि बच्चे का विकास मानसिक रूप से दोषपूर्ण हुआ है तो वह असुरक्षित महसूस करता है और हीन भावना से ग्रसित होकर बाल अपराधी बन जाता है। बाल अपराध के प्रमुख मनोवैज्ञानिक निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कारण भी बालक से ही संबंधित होते हैं, यानी वो कुछ कारण क्या हो सकते हैं, पहला क्या, मानसिक दुर्बलता। तो गोडार्ड महोदय उन्होंने मानसिक दुर्बलता को बाल अपराध का कारण माना है। यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, यानी उनके जो सोचने समझने से की शक्ति जो होती है वह क्षीण होती है, यानी मंद बुद्धि के बालक होते हैं, जिसके कारण वह मानसिक दुर्बलता जन्मजात भी हो सकती है। यानी कुछ बालकों में ऐसी होती है कि जो मानसिक दुर्बलता होती है वह जन्मजात होती है, अथवा किसी मानसिक आघात का परिणाम भी हो सकता है। यानी कुछ बालकों का क्या हो जाता है कि जन्मजात होती है, कुछ बालकों में जो है तो किसी ऐसी घटनाएं हो गई जिसके कारण उनमें मानसिक दुर्बलता हो गई, है ना। मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे ठीक प्रकार सोच विचार नहीं सकते, शिक्षा को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं और सरलता से बाल अपराधी बन जाते हैं। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, वह शिक्षा आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते और उनको पढ़ने लिखने बोलने, है ना, पढ़ने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वह इस हीन भावना को धारण कर लेते हैं, जिसके कारण वह बाल अपराध की श्रेणी में भी शामिल हो जाते हैं। फिर क्या, अतिवृद्धक बालक, यानी अनेक बच्चे अपनी आयु के सामान्य बच्चों की तुलना में अतिवृद्ध होते हैं तथा अपनी आयु से बड़े लोगों की संगति में रहते हैं। कई बार बुरी संगति में वे बाल अपराधी बन जाते हैं। तो कुछ बालक क्या होते हैं, ऐसे बालक होते हैं जो अपने से अधिक उम्र के व्यक्तियों का संगत करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बालक 16 साल का है और वह 20 या 25 साल के व्यक्ति की संगति की है, तो उसका भी व्यवहार उस बालक के अंदर पड़ेगा, जिसके कारण वह बाल अपराध की श्रेणी में, अगर वह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है तो बालक के अंदर भी उस व्यक्ति की प्रवृत्ति का भी असर पड़ेगा। फिर बाल अपराध के सामुदायिक कारण। तो यहाँ पे अगर हम देखें बाल अपराध के जो सामुदायिक कारण भी कुछ हो सकते हैं। तो पहला कारण क्या हो सकता, पड़ोस, यानी जिस बालक या जिस परिवार का आस पड़ोस अगर बुरा है, यानी उसका जो व्यवहार जो है ना, सामाजिक व्यवहार
बुरा प्रभाव का है, बुरा प्रवृत्ति का है, समाज में बुरे व्यक्ति हैं, पड़ोसी लड़ाई झगड़ा, आलू चोरी चकारी ऐसी प्रवृत्ति का है, तो इसका प्रभाव भी एक बालक के अंदर पड़ता है ना। पड़ोस बालक को अपराध के लिए प्रेरणा देने में प्रमुख भूमिका होती है, यानी बालक को अपराध करने के लिए ऐसे आस पड़ोस की भूमिका मुख्य होती है। फिर क्या, स्वस्थ मनोरंजन में कमी, यानी बच्चों के लिए खेल मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। यदि मनोरंजन के साधन बच्चों को उपलब्ध नहीं है तो वह इस समय दुरुपयोग कुसंगति में पड़ जाते हैं। गंदी बस्तियों में खेलकूद तथा स्वयं मनोरंजन के साधनों के अभाव के कारण उनमें बाल अपराध अधिक पनपते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि अगर समाज में या आस पड़ोस में मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हैं तो जो समय उन्हें खेल कूद में लगाना चाहिए वो समय वो किसी कुसंगति में लगाते हैं, जिसके कारण वह गलत संगति में शामिल हो जाती हैं। फिर गंदा व आपत्तिजनक साहित्य, यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अश्लील वीडियो देखते हैं, अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, जिसके कारण उनके अंदर कई सारी मानसिक प्रवृत्तियां जागृत होती है ना। उनमें यौन जो है तो यौन उत्पीड़न की भावना भी जागृत होती है, जिसके कारण वो बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। फिर युद्ध, तो युद्ध के समय सामाजिक विघटन की परिस्थिति पैदा हो जाती है, जिसके बाल अपराधों की संख्या भी बढ़ जाती है। युद्ध काल में परिवर्तित परिस्थितियों और कठोर नियंत्रण से अनेक बच्चे अपनी जो है तो रुचियों का, आदतों का संयोजन नहीं कर पाते, जिसके कारण वो बाल अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो बाल अपराध की श्रेणी में युद्ध भी एक जो है तो कारण हो सकता है, क्योंकि इसके कारण क्या होते हैं, कई सारी सामाजिक विघटन परिस्थितियां भी पैदा हो जाती है, जिसके कारण बाल अपराधों की जो संख्या है वह बढ़ जाती है। युद्ध काल में परिवर्तित परिस्थितियों व कठोर नियंत्रण के कारण जो है तो बालकों में जो है तो बाल अपराध की प्रवृत्तियां जागृत हो जाती हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा सेशन है आज यहीं समाप्त होता है, और मुझे आशा है और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियोस में जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया वह आसानी से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने अधिक से अधिक सरल भाषा का ही प्रयोग किया है, ताकि आप, क्योंकि बालक जो पढ़ाई करते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट बालक है ना, सामंजस्य बालक और जो है पिछड़े बालक। तो वो इन सबको ध्यान में रखकर ही मैंने जो है तो इस टॉपिक को बड़े ही सरल भाषा में प्रयोग किया है। तो आई होप कि आपको भाषा समझ में आई होगी और अच्छे से। तो मैं आप लोगों से एक बार पुनः गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए और अपनी समस्या हमको बताइए, हम आपको जो है तो अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।